नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जब जागो तभी सवेरा, उन सब के लिए भी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो देखिए, जो जब देख रहा है क्लास उसके लिए मैंने सब कुछ बोल दिया है। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ आपकी स्टार्ट हो गई है। मुझे लगता है आप सभी ठीक हैं और क्लास लेने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं, तैयार हैं। क्लास भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप भी कुछ स्टार्ट करते हैं, वो है अपना फ़ोन। और फ़ोन में आते ही सबसे पहले खुलता है अपना व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो ये क्लास आपके जो यूट्यूब पे खुल रही है ना, इसको भी वहाँ पे शेयर कर दो आप। और आज देखिए क्या है, तो आज देखिए नो स्मोकिंग डे है, यानी कि धूम्रपान नहीं करना है। तो जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं वो सभी आज फिर से एक बार प्रण ले लीजिए कि हम भाई स्मोक नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का हो नशा, हर एक नशे की आदत से हम दूर रहेंगे, क्योंकि नशे की लत बहुत बुरी है। तो अगर किसी चीज़ की लत लगानी है तो सक्सेस की लगा लीजिए कि कैसे भी हो पॉसिबल, मुझे तो सक्सेस होना है। ये नशा आप कर लोगे तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी आपकी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन नारी शक्ति के बारे में। हाल ही में किस राजस्थानी महिला ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोस्को कोजी, ये बीच में स्पेस था, कोई दिक्कत नहीं, कोस्को कोजी फतह की है? यानी किसने चढ़ाई की है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोस्को कोजी पर? तो ऑप्शन देखते हैं हमारे, गुंजन तोदी, बतूल बेगम, नीना गुप्ता और गीता समोता। तो देखिए, नारी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, महिला दिवस अभी गया है। और देखिए फिर से मुझे लगा था क्या पता महिला दिवस है इसलिए ये सारे करंट अफेयर्स जो भी आ रहे थे वो महिलाओं के बारे में आ रहे थे। पर देखिए, हर दिन जो वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात है सच होती जा रही है, मतलब इस दिशा में काम तो हो रहे हैं और महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। तो देखिए, आपके इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गीता समोता। गीता समोता ही वो हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, कौन सी है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, कोस्को कोजी को फतह किया है। और ये इनकी 7वीं सबसे बड़ी चोटी है, यानी कि इससे पहले ये 7 जो सबसे बड़ी चोटियां हैं उन पर चढ़ाई कर चुकी है, उनको फतह कर चुकी है। तो देखिए 7वीं बार, मतलब 7 बार इन्होंने कर लिया और अब ये वापस से, मतलब इनका तो वो पैशन बन गया एक कि कितना ही ऊंचा हो पहाड़, मुझे तो चढ़ना है उसके पार। तो देखिए, अब इसके बारे में बात करते हैं हम कि ये जो चोटी है कौन सी, कोस्को कोजी, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये देखो 7310 मीटर की ऊंचाई है इसकी। और इन्होंने कब ये चढ़ाई करी थी? तो देखिए, महिला दिवस के दिन सुबह 4:15 पर इन्होंने तिरंगा फहरा दिया था वहाँ पर। कब? महिला दिवस के दिन सुबह 4:15 पर इन्होंने इस चोटी पर फतह हासिल कर ली थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अब बात करते हैं देखिए नीना गुप्ता और बतूल बेगम की। नीना गुप्ता और बतूल बेगम, ये दोनों कौन हैं? तो ये दोनों देखिए अभी राष्ट्रपति जी से इनको सम्मान मिला है। तो हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी ने, श्रीमान रामनाथ कोविंद, इन्होंने इनको सम्मानित किया है कौन से पुरस्कार से? नारी शक्ति पुरस्कार से। कब? महिला दिवस पर। तो महिला दिवस पर इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें पुरस्कार मिला था नारी शक्ति। तो नारी शक्ति से सम्मानित होने वाली कौन कौन सी महिलाएं हैं? नीना गुप्ता और
बतूल बेगम। अब बात करें गुंजन तोदी की, तो गुंजन तोदी ये कौन है? देखिए बात हो रही है महिला शक्ति की, नारी शक्ति की, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में इनको मानद कुलपति बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। चारों नारी शक्तियों के बारे में आपने जान लिया है कि किसने किस क्षेत्र में फतह हासिल की है। तो अकेले गीता समोता ही नहीं, इन तीनों ने भी अन्य क्षेत्रों में सफलता अर्जित की है। ठीक है, अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन होगा, यानी क्या पूछा गया है कि इंडिया ग्लोबल फोरम जो है उसका आयोजन कहाँ होगा। ऑप्शन देखिए, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई। तो इसका आयोजन कहाँ होगा ये आप लोग कमेंट करेंगे क्लास के अंदर। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है आप उसको कमेंट करके बताएंगे कि इसका आयोजन या फिर जो भी चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है वो कहाँ पर होने वाली है, या उसके लिए राइट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है बेंगलोर। तो बेंगलोर में इसका आयोजन होने वाला है और इसमें कौन हिस्सा लेंगे। तो देखिए यूनिकॉर्न, खिलौने वाला यूनिकॉर्न नहीं, तो सुंदर तो वो भी बहुत लगता है यूनिकॉर्न, है ना, एक सींग वाला। तो यूनिकॉर्न के जो 30 सदस्य हैं, तो इसके संस्थापक, यूनिकॉर्न के संस्थापक व सीईओ ये इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। अब देखिए यूनिकॉर्न कहते किसे हैं। तो यूनिकॉर्न जो भी स्टार्टअप्स हैं उनका बाजार मूल्य अगर 1 बिलियन से ज़्यादा है, कितना, 1 बिलियन से अगर ज़्यादा है किसी भी यूनिकॉर्न का, तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। किसी भी स्टार्टअप का अगर मूल्य से मेरा मतलब है बाजार मूल्य 1 बिलियन से ज़्यादा है उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और कब आता है ये, तो ये आता है आपके 8 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान देने वाली कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन सा पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण, इसमें जो महिलाएं योगदान दे रही है उनको सम्मान दिया है और इस सम्मान का नाम क्या है, नारी शक्ति पुरस्कार। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई किसी क्षेत्र में अच्छा काम करता है तो पुरस्कार का हकदार होता है वो, और हमारे राष्ट्रपति जी ने इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर उन महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर 1 29, 28, 27 और 30। तो इन्होंने पूछा है भाई क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति जी ने कितनी महिलाओं को नारी पुरस्कार जो है, नारी शक्ति पुरस्कार, इससे सम्मानित किया है। यहाँ पे सम्मानित है, तो देखिए इन्होंने 29 महिलाओं को
इस पुरस्कार से सम्मान दिया है या सम्मानित किया है। तो देखिए पूरे देश भर में 29 ऐसी महिलाएं हैं जो नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो राष्ट्रपति जी ने उन्हीं महिलाओं को सम्मान देते हुए यूँ समझिए कि भाई उन्होंने जो कार्य किया है उस कार्य का इनाम देते हुए उन्होंने इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया है। अब देखिए ये किसकी पहल पर दिया जाता है पुरस्कार, उसके बारे में देखते हैं। तो नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौन सा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसकी पहल पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं या प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए टोटल महिलाएं 29 हैं, उनमें से हमने नाम पढ़ा था पीछे नीना गुप्ता, और कौन सा पढ़ा था? बतूल बेगम। तो देखिए ये जो नीना गुप्ता हैं ये कहाँ की रहने वाली है, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। तो नीना गुप्ता जो है वो झुंझुनू की रहने वाली है और इन्होंने गणित की एक अबूझ पहेली जो है, जो लगभग 70-74 सालों से किसी से सॉल्व नहीं हुई थी, तो उसका समाधान इन्होंने किया है, इसलिए इनको ये सम्मान मिला है। नीना गुप्ता कहाँ से बिलोंग करती है? झुंझुनू जिले से। अगर देखा जाए तो झुंझुनू जो है उसे शहीदों का क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि इस भूमि पर जो है सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले हमारे देशभक्त यहीं पे जन्म लेते हैं और सबसे ज़्यादा जो डिफेंस में पर्सन्स हैं वो इसी क्षेत्र से हैं। और अगर बात करें बतूल बेगम की, तो बतूल बेगम कहाँ से है? तो ये हैं नागौर से। और नीना गुप्ता शहीदों की भूमि झुंझुनू से बिलोंग करती है। ठीक है, अब बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ, और हमारा ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस संगठन ने प्रौद्योगिकी विकास निधि की स्थापना की है? किसकी? प्रौद्योगिकी विकास निधि की स्थापना की है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, DRDO, इसरो और वस्त्र मंत्रालय। तो देखिए क्या पूछा गया है कि प्रौद्योगिकी विकास निधि की स्थापना किस संगठन ने की है। तो इसकी स्थापना किसने की है? इसके संदर्भ में तो आप कमेंट कर ही सकते हैं कि इसकी स्थापना किसने की है या किस संगठन ने इसकी स्थापना की है। तो चलिए इसके आंसर के बारे में जानते हैं। तो इस संगठन की बात हो रही है भाई यहाँ पे, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसी संगठन ने प्रौद्योगिकी विकास निधि की स्थापना की है। किसकी? प्रौद्योगिकी विकास निधि की। अब देखिए DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है, इसके बारे में बात करें तो DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए इसरो की भी बात कर लेते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना
कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में। कब? 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है बंगलोर में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। और DRDO ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? कौन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार? तो पहले तो हमारे ऑप्शन देखते हैं। उस्ताद अमजद अली खान, उषाबेन दीनेबाई वसावा, पंडित विश्वमोहन भट्ट, बालकृष्ण दोषी। तो देखिए क्या पूछा गया है कि किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन देखते हैं। उस्ताद अमजद अली खान, उषाबेन दीनेबाई वसावा, पंडित विश्वमोहन भट्ट और बालकृष्ण दोषी। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो मशहूर सरोद वादक ये देखिए मशहूर सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान को ये पुरस्कार मिला है। कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और बात करें उषाबेन दीनेबाई वसावा की, तो इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मान मिला है नारी शक्ति पुरस्कार से। और ये पुरस्कार कब दिए गए थे? तो ये पुरस्कार दिए गए थे महिला दिवस पर। किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये पुरस्कार हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं पंडित विश्वमोहन भट्ट की तरफ। तो पंडित विश्वमोहन भट्ट जो है वो मोहन वीणा के आविष्कारक हैं। किसके? मोहन वीणा के आविष्कारक। मोहन वीणा के आविष्कारक कौन हैं? तो अब आपको पता है कि भाई इसका आविष्कार किसने किया है और किसने किया है? पंडित विश्वमोहन भट्ट ने इसका आविष्कार किया है। ठीक है, अब बात करते हैं बालकृष्ण दोषी की। तो इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यूएनईपी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो रॉन्ग जो है वो हमें बताना है। तो पहले इन कथनों को आराम से पढ़ते हैं कि क्या बोला गया है, क्योंकि देखिए पढ़ना ज़रूरी है। मैंने बोला था ना, जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारे सामने ये चीज़ें ऐसी हैपनिंग में आ जाती है कि हम डर जाते हैं। जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो नर्वस हो जाते हैं, तो क्वेश्चन को देखते नहीं है, बस ऐसे ही झट 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 करके हमें तो सब आता है, या फिर हमें कुछ नहीं आता, इस चक्कर में गलत करके आ जाते हैं जो आता है वो भी। तो सबसे पहले तो फोकस करिएगा अपने क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कथनों के बारे में है तो सत्य और असत्य का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन से कथन पूछे गए हैं कि आप तो हमें असत्य कथन बता दो, मतलब बाकी के सारे सत्य हैं। तो आपके यूएनईपी के संदर्भ में भी कुछ चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पहला कथन। यूएनईपी का गठन 5 जून 1972 को हुआ था। ठीक है, कब बताया है कि यूएनईपी का गठन 5 जून 1972 को हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है वो केन्या के नैरोबी में स्थित है। कहाँ पर?
केन्या के नैरोबी में स्थित है। इसके द्वारा वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है। अगला कथन है 195 देश UNEP के सदस्य हैं। कितने देश? 195 देश इसके सदस्य हैं। और हमें क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है इसके संदर्भ में गलत है, तो हमें वही बताना है कि भाई कौन सा कथन इसके संदर्भ में गलत है। तो सबसे पहले UNEP की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए कथन नंबर देखते हैं हम कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो इसका गठन जो है वो बिल्कुल 5 जून 1972 को हुआ है। कब? 5 जून 1972 को। तो ये वाला बिल्कुल सही है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो वो केन्या के नैरोबी में है। कहाँ पर? केन्या के नैरोबी में है। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देश जो हैं वो 195 हैं। एक मिनट। तो इसके सदस्य देश भी 195 है। अब इस संगठन के बारे में घोषणा कब की गई थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में इसके गठन की घोषणा की गई थी। तो आपके कथनों में देखिए कथन नंबर 1 बिल्कुल सही है और इसके मुख्यालय के संदर्भ में कथन नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। और कथन नंबर 3 के बारे में हम बात करें तो इसके द्वारा वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है। ये कथन आपका गलत है। अब ये गलत क्यों है इसके बारे में देखते हैं। कौन सी रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही थी? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी के बारे में। तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और प्रतिवर्ष यही संस्था उसको हर साल जारी करती है। अब देखिए ये कथन क्यों बोला गया, क्योंकि 2011 में UNEP ने भी इसकी रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन ये प्रतिवर्ष जारी नहीं होती, इसलिए ये कथन नंबर आपका गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका रॉन्ग है और ऑप्शन नंबर 4 सही है कि इसके सदस्य देश कितने हैं? 195। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। ठीक है, अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। IPL टीम राजस्थान रॉयल्स से किस कंपनी ने मुख्य प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? मुख्य प्रायोजक यानी मैन स्पॉन्सर। तो साझेदारी की है किसने? तो ऑप्शन देखते हैं डॉलर इंडस्ट्रीज, मुथूट फिनकॉर्प, स्लाइस, TVS, यूनिटॉप। ठीक है,
तो अब पूछा गया कि राजस्थान रॉयल्स से किस कंपनी ने स्पॉन्सरशिप या मुख्य प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है। तो हम देखते हैं भाई कि डॉलर इंडस्ट्रीज जो है वो किससे संबंधित है, तो ये राजस्थान रॉयल्स से संबंधित है। अब मुथूट फिनकॉर्प के बारे में अगर बात करें तो मुथूट फिनकॉर्प ये किससे संबंधित है, तो ये आपके बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स से संबंधित है। किससे? अरे ये तो क्रिकेट की टीम्स आ रही है ना, यही चल रहा है ना माइंड में कि इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। तो देखिए इसको स्पॉन्सर कर रही है मुथूट फिनकॉर्प, और स्लाइस जो है उसको कौन स्पॉन्सरशिप कर रहा है, तो इसके लिए है मुंबई इंडियंस। कौन? मुंबई इंडियंस। और अब बात करें टीवीएस की, तो टीवीएस जो है वो किसको स्पॉन्सर कर रही है या फिर किस टीम को वो स्पॉन्सरशिप दे रही है, तो टीवीएस यूरोग्रिप जो है, टीवीएस ये आपके फाइनेंस कर रही है या स्पॉन्सर कर रही है चेन्नई सुपर किंग्स को। तो आपके चारों टीम्स को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन उनका मैन स्पॉन्सर है, आपको पता चल गया। अब देखिए ये सभी खाने पीने पहनने वाली कंपनियां हैं, तो इनका नाम आप याद रखना कि कौन किस कंपनी ने किसको स्पॉन्सरशिप दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए। तो राजस्थान रॉयल्स को कौन कर रहा है सपोर्ट, तो डॉलर इंडस्ट्रीज जो है वह इसको सपोर्ट कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आज की क्लास को हम इन्हीं क्वेश्चंस के साथ एंड करते हैं, लेकिन कल फिर से आपसे मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास जब भी हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाइए। तो मिलते हैं फिर आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।